दोस्तों वेलकम टू पावर रेस और मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG विंडसर EV प्रो। 37% बैटरी में भी ये गाड़ी 156 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है। उसके अलावा मेरा अगर आप पूरा हेडरूम शोल्डर रूम वो सारी कलाकारी देखोगे, अब कार के अंदर बैठ के ना इतना बढ़िया लग रहा है। AC चल रहा है, थोड़ा सा फैन की साउंड भी आपको आ रही होगी, 360 डिग्री कैमरा आपको सारा नेविगेशन दिखा रहा है। उसके अलावा ये अरावली के पहाड़ आप देखेंगे। बाकी यहाँ पर मेरे हाथ में जो गाड़ी है वो 18,10,000 रुपये एक शोरूम के साथ कॉस्ट करती है। और उत्तराखंड में तो भाई टैक्स इनका बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। महाराष्ट्र में आपको टोल फ्री हो गया है EV गाड़ियों में। तो वो सारी चीज़ें ना जो गवर्नमेंट भी कर रही है वो भी काफ़ी सही लगेगा आपको। प्रो मतलब आप समझ गए कि क्या आया हुआ है। टॉर्क आपको एज इट इज, बल्कि कह रहे हैं स्क्लाविज से भी। ये व्हील स्पिन सुन रहे हो आप? इंटरसिटी ट्रैवल, हाईवे ट्रैवल, ऑफ रोड ट्रैवल, ये गाड़ी हर जगह पास हो रही है। बाइक वाला चल रहा है तो इसने कुछ एनिमेशन बना के दे दिया कि भाई उसको मत मारना, आराम से चलो। यहाँ पर MG इंडिया ने अपनी विंडसर EV का लॉन्ग रेंज अवतार हमारे सामने पेश करा। आप कहेंगे यार विंडसर अभी तो लॉन्च हुई, इतना ज़्यादा जल्दी क्या थी इसकी लॉन्ग रेंज लाने की? बिल्कुल बात सही है। वो गाड़ी आपको रियल लाइफ में 200, 250, 300 के आसपास की रेंज दे रही थी। यहाँ पर कंपनी इसमें 449 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है और भाई साहब ये 400 के आसपास रेंज मुझे देने वाली है। तो रियल लाइफ में ये गाड़ी, जैसे मैं उत्तराखंड से रहता हूँ और अगर आप भी अगर मुंबई, पूना या फिर बेंगलोर के आसपास ऐसा कम्यूट करना चाहते हैं जहाँ पर 250 से लेके 300 किलोमीटर आपको रोज रेंज चाहिए, अप डाउन में ये गाड़ी आपके ईजिली 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाए। जहाँ पर 60 किलोवाट का फास्ट चार्जर आपको मिल रहा है। घर में आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हो तो 9.5 घंटे में ये गाड़ी 3 फेस फास्ट AC चार्जर से चार्ज हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बाकी आज का दिन ना भाई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, क्योंकि इस गाड़ी को मैं 200 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, जिसमें दिल्ली का पूरा ट्रैफिक है, गुड़गांव है और ये पूरी धूप है, 45+ डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं अकेला बंदा इस गाड़ी के साथ पूरी परफॉर्मेंस टेस्ट में लगा हुआ हूँ। तो आपको समझाता हूँ कि विंडसर EV प्रो अपने साथ क्या दे रही है। इसमें 2 मॉडल आपको मिलेंगे। जो टॉप मॉडल है उसकी प्राइस है 18.10 लाख रुपीज़, जो कि 60,000 रुपये पहले कम थी। अगर आपने पहले इसकी 8,000 में बुकिंग कर लेते, जो 8,000 लोगों को मिलने वाली है गाड़ी, तो वहाँ पर सस्ते में पड़ जाती। यहाँ पर ये गाड़ी 18,10,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट कर रही है। और अगर आप इसके नीचे वाला मॉडल देखेंगे तो वहाँ पर आपको 17.25 लाख रुपीज़ में सारी बातचीत वही मिल जाएगी, रेंज और पावर की, लेकिन फीचर फंक्शन थोड़े कम रहेंगे। बाकी विंडसर EV अपने में अच्छी गाड़ी है। काफ़ी लोग उसको अर्टिगा और इन सब गाड़ियों से ना अपग्रेड करके लेते हैं। और जो अभी कैरेंस की क्लाविस आई है जिसमें डीजल ऑटोमेटिक लोगों को नहीं मिल रहा है ज़्यादा, HTK+ में ही मिल रहा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छी रनिंग कॉस्ट, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आप कर पाएंगे, वो सारी बातचीत करूंगा। और बहुत ही ना इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि मैं इस गाड़ी को खुद लूँगा, क्योंकि मुझे ना ऐसी गाड़ियों पर अब शौक आ रहा है। ये डीजल पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल कहीं ना कहीं एंड तो है उनका, मतलब EV ले लोगे तो थोड़ा निश्चिंत आप रहोगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो 18 इंच का पहले अलॉय आता था, साइज़ अभी भी वही है, सिर्फ जो डिज़ाइन है हेक्टर और एस्टर के लाइनअप से दे दिया गया है, काफ़ी सही लग रहा है। उसके अलावा गाड़ी साइड प्रोफाइल से बिल्कुल हूबहू सेम है, 4.3 मीटर्स की लंबाई, यानी कि वही अर्टिगा, कैरेंस और सेल्टॉस और क्रेटा की लंबाई में ही गाड़ी आती है, जिससे गाड़ी में अच्छा अंदर स्पेस आता है। केवल 5 सीटर में गाड़ी आती है। अगर कंपनी इसको 7 सीटर में ले आए ना भाई, बहुत ही अच्छी बिक सकती है, लेकिन थर्ड रो फिर वो काम चलाओ रहेगी, लेकिन बच्चों के हिसाब से भी ठीक सी बातचीत है। बाकी फ्रंट से देखेंगे तो वही इंटरनेशनल इनका एरोग्लाइड डिज़ाइन कहते हैं इसको, और MG इसको बहुत सारी कंट्रीज़ में बेचती है। बाकी आपने क्लाउड EV वो सब देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ना फाइनली MG इंडिया ने आगे बढ़ के इंडिया के हिसाब से कुछ काम इसमें किया है। जैसे कि फास्ट चार्जर मैंने स्टार्टिंग में समझा है, अभी मैंने टेस्ट भी करा, करीब 60 किलोवाट का फास्ट चार्जर ये गाड़ी सपोर्ट करने लग गई है DC फास्ट चार्जिंग में। पहले केवल 40 किलोवाट तक ही करती थी, तो वो फ़ायदा हुआ है, जिससे ये गाड़ी में जो आपको 52.9 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी मिल रही है, पहले आपको केवल 38 किलोवाट आवर की मिलती थी। तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कि उस बड़ी बैटरी को भी आप केवल 1 घंटे के आसपास चार्ज कर पाओगे। 20 से लेकर 80% का डाटा बताते हैं। रियल लाइफ में लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे। अगर कहीं पर कुछ और पावर कट या ऐसा कुछ वोल्टेज अप डाउन होती है तो 1.5 घंटे में ये गाड़ी आपको 400 किलोमीटर मिनिमम रेंज दे पाएगी। और घर में चार्ज करोगे तो फास्ट AC चार्जर मिलेगा, 7.4 किलोवाट आपको सेपरेटली पे करके लगवाना पड़ेगा। उसमें 9.5 घंटे में ये गाड़ी आपको अच्छा खासा लगभग 10 से लेकिन 90% तक आपको चार्ज दे देगी, लेकिन वही 400 लेके 350 किलोमीटर की टोटल रेंज। बाकी गाड़ी के फ्रंट के लुक में DRL मिलते हैं, यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स है। गाड़ी का फ्रंट का लुक ना थोड़ा सा अतरंगी है, सिंपल सी बात है। अब काफ़ी लोग ना, मैं इसको जब रोड में चलते हुए भी देख रहा हूँ कि हुंडई भी कुछ ना कुछ ऐसी कलाकारी करती है, तो MG और हुंडई को एक साथ डांट पड़ेगी कि भाई ये क्या बना रहे हो, मतलब बोल्ड अपील और वो चीज़ बनाओ। लेकिन ये आजकल मॉडर्न डिज़ाइन है और पसंद कर रहे हैं लोग इसे। आप हुंडई में देखेंगे तो इंटरनेशनली बहुत लाइनअप है ऐसी, इंडिया में और वरना उनमें देखेंगे ना ऐसी गोल मटोल से डिज़ाइन। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ी सी
क्यूट लुकिंग गाड़ी होती है, लोगों को पसंद आती है, एग्रेशन नहीं होता है इनके लुक में। बाकी फ्रंट में ये कुछ एक्सेसरी और वो फ्रंट भी रहेगा। बाकी ग्लोइंग आपको लोगो मिलता है एमजी का, इस प्रकार की आपको की फॉब और वो सब चीज़ें। बाकी आपको इसके ड्राइव में ले चलता हूँ, गाड़ी ने क्या ऑफ रोड करा वो सब रहा, लेकिन मेन मुद्दा है कि गाड़ी में बदलाव आए हैं। प्राइसिंग कितनी बड़ी है, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। नॉर्मल अगर बैटरी पैक है उसके मुकाबले इसमें अपग्रेड, लेकिन 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज इसमें बढ़ रही है प्रैक्टिकली। और पावर अभी भी 136 हॉर्स पावर है और 200 Nm का टॉर्क है। पावर और टॉर्क में कोई अंतर नहीं है। बैटरी का वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, 100 के आसपास केजी बढ़ने चाहिए बैटरी के वेट में, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी 189 mm के आसपास है। और मैंने जितनी भी ऑफ रोडिंग और वो सब करा ना, इसमें धुआंधारी कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी सी बैटरी की चौड़ाई बढ़ाई है तो बूट स्पेस में कमी दिखेगी, लेकिन उससे ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं है। पहले आपको 600 के आसपास का बूट स्पेस मिलता था, अभी करीब 575 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। तो समझते हैं गाड़ी को पूरा घूम घूम के क्या कुछ स्पेशल है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई गुड़गांव के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखना, कमेंट करना कैसी लगी MG विंडसर EV प्रो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से स्टार्ट करते हैं MG विंडसर EV प्रो का ड्राइव रिव्यू आपके सामने। और जिस ऑफ रोड की बात मैं कर रहा था, कुछ इस प्रकार का ऑफ रोड है। गाड़ी आसानी से चढ़ गई, इसमें कोई समस्या नहीं हुई, कहीं से भी टच नहीं हुई। आगे का जो इसका अप्रोच एंगल है वो भी सही लगा, डिपार्चर एंगल पे भी सही काम करा इसने। और गाड़ी ने ना बीच में हल्का सा व्हील स्पिन करा, क्योंकि टॉर्क काफ़ी अच्छा है। और इनमें जो टायर्स रहते हैं ना, ये EV स्पेसिफिक रहते हैं, तो थोड़े से लो फ्रिक्शन टायर्स होते हैं, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन गाड़ी है कैसी वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बॉस ये है आपके सामने MG विंडसर EV प्रो। कैसी दिखाई दे रही है, मतलब सबसे पहले इसके की फॉब को आप नज़र डालो कैसा मिलता है। लॉक अनलॉक का फंक्शन है। एक इसमें जो पावर टेलगेट का ऑप्शन आया ना, वो स्पेशल बना रहा है इस प्रो अवतार को। थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को पसंद आएगा। एक कमी भी रह गई इसमें, वो भी समझाऊंगा आपको। बाकी गाड़ी कुछ इस प्रकार दिख रही है। बाकी ये आपको गुड़गांव के तालाब दिखेंगे जिसमें अभी तक भैंसें नहा रही थी। लेकिन यहाँ पर विंडसर किस प्रकार से आपको पैकेज दिखा रही है ना, तो पास से देखो। और इसको सबसे पहले लॉक करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है, कोई समस्या नहीं, चाबियाँ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बंद। और पावर टेलगेट के लिए आपको लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो भाई पीछे का जो पावर टेलगेट है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। ये थोड़ी सी नई चीज़ इसमें आई है, यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी को ऐड कर रहा है और थोड़ा सा प्रीमियम फंक्शन हो गया है। इसमें प्रॉक्सिमिटी वाला फीचर भी है कि गाड़ी के पास आप जाओगे तो ये एक्टिवेट हो जा रहा है। काफ़ी बार जल्दी हो जा रहा है, काफ़ी बार नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन काम अच्छे से कर ले रहा है। बाकी पीछे आप देखेंगे लगभग यहाँ पर आपको 575 लीटर के आसपास का बड़ा सा बूट स्पेस, जिसमें आपको हैरियर सफारी से अच्छा स्पेस दिखेगा। उनको चौड़ाई थोड़ी कम है इसकी, तो स्पेस उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं कह पाऊंगा कि चौड़ा सामान भी आएगा, लेकिन गहराई ठीक है इसकी और काम अच्छे से करता है। उसके अलावा अंदर का पूरा लेआउट बदल सा गया है, जिसमें आपको बेज इंटीरियर मिल रहे होंगे। बड़ी आपको मून रूफ में जो एक कवरिंग मिलती है वो भी बेज पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर सीटें आपको बेज हो गई है। पहले ब्लैक की थीम आती थी, ऐसा लगता था आफ्टर मार्केट कुछ लगाया हुआ है, लेकिन अब प्रॉपर ब्रांड के थ्रू आ रहा है, वो लग रहा है। बाकी मेरा लगेज आप देखेंगे, ट्राइपॉड यहाँ पर कुछ इतना स्पेस ले रहा है, तो वो चीज़ दिखेगी। एक नॉर्मल सा आपको यहाँ पर 3 किलोवाट का चार्जर मिल जाएगा, जिसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। उसकी फंक्शनिंग सेम है, सिर्फ जो DC फास्ट चार्जर है ना, उसमें बदलाव आया है, जो कि अब आपको 60 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जो कि 50 मिनट के आसपास इस गाड़ी को चार्ज कर देने वाला है। बाकी उसके अलावा आपको इसका अंडरबॉडी दिखाया जाए तो कुछ इस प्रकार की अंडरबॉडी है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक दिखेंगे, पीछे प्रॉपर आपको बैटरी पैक दिख पा रहा होगा। और सस्पेंशन में देखेंगे तो नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है, यानी कि टॉर्जन बीम टाइप, बल्टिनिंग नहीं है इसमें। लेकिन बैटरी पैक को देखेंगे तो थोड़ा नीचे तक दिख रहा है, लेकिन कहीं पर भी स्क्रैपिंग और वैसा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है इसका, कोई समस्या नहीं। सस्पेंशन इसके थोड़े से ना स्टिफर साइड में, तो गाड़ी कहीं पर भी सैग नहीं करती है। 4 लोग भी हमने बैठ के इसमें देख लिया, गाड़ी बहुत जल्दी बॉटम आउट नहीं होती है। अगर सिंगल आप चलोगे तो गाड़ी थोड़ा सा उछल कूद करती हुई आपको दिखेगी। हल्का सा एक रहता ना, स्पोर्टी बाइक्स आपने चलाई होंगी, वैसा कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा हार्ड है सस्पेंशन, वो कोई शिकायत नहीं। कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया देते हैं। और दोस्तों फाइनली आपका स्वागत है MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर्स में। बहुत बातचीत कर ली हमने बाहर की, लेकिन जो इंटीरियर है ना, वहाँ पर बढ़िया काम करा है। 15 इंच की डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी दिखेगी, कोई इसमें साइज़ में चेंज नहीं है। हल्का UI है, उसको अपडेट आप कह सकते हैं, क्योंकि लगभग फीचर फंक्शन वही है। यहाँ पर एक जो पावर टेलगेट है उसको ओपन करने के फंक्शन आया है। बाकी भैया ये जो आपको सनरूफ को ये सब चीज़ें करनी है ना, ये फंक्शनिंग सबको सिमिलर है, कोई शिकायत नहीं है। इसकी थिकनेस भी कहोगे ठीक ठाक है, अंदर ऐसा कोई धूप और वो चीज़ नहीं दिखेगी। हाँ, हल्की सी पास में हाथ लगाओगे तो गर्मी महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं है। AC मैं कहूँगा चिल भी नहीं है, लेकिन कमी भी नहीं है। 98% तक ये AC बढ़िया काम कर रहा है। और इस गुड़गांव की गर्मी में बात कर रहा हूँ भाई, रेगिस्तान जैसा माहौल हो रहा है यहाँ पर, मेरी हालत ख़राब हो गई आज इतनी धूप में। 8 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर है,
जिसके बेसिक फंक्शन वही है। यहाँ पर अगर ड्राइव की बात करें तो रिवर्स और न्यूट्रल वो यहाँ पर रखा है, टॉगल करके पार्किंग का मोड यहाँ है। कुछ वाइपर के कंट्रोल इस साइड रखे गए, बेसिक जो आपको कंट्रोल यहाँ मिलेंगे, और आपको जो अडास आया है इसमें लेवल 2 वो दिख जाएगा। बाकी फ्रंट में यहाँ पर इसका सेंसर प्लेस किया गया जो कि लेन वॉच कैमरा है। रडार सेंसर इसमें नहीं आता है, इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है, उसकी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी एक बार। बाकी 360 डिग्री कैमरा है। काफ़ी लोग पुरानी विंडसर ईवी में कहते हैं कि भाई थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी कम सी है, क्या कुछ अपग्रेड कर दिया एमजी ने क्या इसमें? नहीं लग रहा है मुझे, भरी दोपरी है और फिर भी थोड़ा सा पिक्सेलेट करता हुआ दिख रहा है। हल्का सा लग रहा है कि 480p में चल रहा है मामला, हल्का सा 720p की ओर आएंगे तो सही सी बातचीत होती है, लेकिन काम चल रहा है। हल्का सा और बेहतर हो सकता है। देखो ना, पेड़ भी हरे हरे आपको हल्के कम लगेंगे, लेकिन शिकायत नहीं है, काम तो कर रहा है, आदत हो जाती है फिर। अब कंपनी नहीं दे रही, क्या कह सकते हैं बताइए। यहाँ पर आपको सॉफ्ट रिलीज के साथ ये चीज़ दिया गया है, बड़ा सा आपको डैशबोर्ड मिलेगा, 6 एयरबैग वो सब बातचीत है। यहाँ पर देखिए फ़ोन मैंने मैप यहाँ पर आपका प्लेस किया है, उसके साथ ही आपका जो एंड्रॉइड ऑटो और वो सब चीज़ें ना ये वायर्ड है तो मैंने इसी से कर लिया है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग यहीं पर मिल रही तो वो फ़ायदा हो गया। इतना स्पेस आपको आर्मरेस्ट के नीचे है, कोई एयर प्यूरीफायर ऐसी कोई शोबाजी नहीं है। आपको ये कप होल्डर वो चीज़ मिलेगी और इसको आप चाहे तो भाई ये निकाल भी सकते हो, बड़ा सा बाउल बन जाता है यहाँ पे, और सामान और वो रख सकते हो। बाकी एसी के कंट्रोल यहाँ पर भी है और कुछ कंट्रोल चलती हुई गाड़ी में यहाँ से भी हो जाते हैं, इसको हट के। मैं अब सीधे चल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ना जो चार्जिंग और वो सब चीज़ें, 40% यहाँ पर बैटरी अभी बची हुई है जो कि 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी है, प्रिज्मेटिक सेल्स है और अच्छी सी चीज़ है। मतलब 171 किलोमीटर की रेंज अभी भी बता रही है गाड़ी, तो आप आइडिया लगा लो बॉस क्या बातचीत होने वाली है। अगर 50% में भी अगर ये कह देती कि 171 चलूँगी तो सीधे सीधे हो जाता है कितना, 340 किलोमीटर। यहाँ पर 10% और जोड़ लो तो यहाँ पर लगभग 380 के आसपास तो इन ऑफ रोडिंग और इन सेक्शन में हो रहा है। अभी तक ये लेवल यहाँ पर 200 किलोमीटर का था, लेकिन जैसे ही गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो थोड़ा सा इसकी जो बातचीत है वो बिगड़ सी गई है, क्योंकि जितना देर एसी चलेगा वो थोड़ा सा परेशानी करने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊँ ना, 171 को अगर आप डिवाइड कर लो 40% से तो 1% में ये गाड़ी लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कितना चल रही है, 4275 किलोमीटर चल रही है। और अगर 100% बैटरी होती तो 427 की रेंज तो भाई यहाँ पर भी ये बोलना चाह रहा है। तो देख लेते हैं रियल लाइफ में क्या कहानी ये बनने वाली है। बाकी कंपनी वैसे क्लेम कर रही है 449 की। अब मैं कह रहा था ना कि ये गाड़ी, इसको अगर नीचे करते हो ना, देखो ब्रेक प्रेस है, नीचे को करोगे तो आपका डी मोड लग जाएगा और आगे को करोगे तो रिवर्स लग जाता है, बीच में करोगे न्यूट्रल, डी में कर देते हैं। बाकी गाड़ी को बंद करके जाना, एक स्विच यहाँ पर भी है जैसा आपको कॉमेंट में मिलता था। उसके अलावा सारी कलाकारी कुछ ऐसी है यार, मतलब ठीक सा है मामला। पीछे भी स्पेस बहुत प्यारा सा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कैसा कुछ पूरा बेज के साथ दे दिया है। थोड़ा सा इसकी कुशनिंग ज़्यादा ही सॉफ्ट है, थोड़ा सा अगर हार्ड रहता तो ये जो सस्पेंशन है ना वो दोनों एक तरीके से मेकअप कर देते हैं अपने साथ। मैं कह रहा था ना ये ऑफ रोडिंग वाली बातचीत, आप कहेंगे अर्चित भाई ऐसे ही मजाक कर रहे, कहाँ चढ़ पाएगी इस पर। अब थोड़ा आपको दिखाता हूँ, देखो हल्का सा व्हील स्पिन ज़रूर होगा, ये हुआ। और साथ ही दोस्तों अब आपके सामने पेश करते हैं विंडसर ईवी प्रो का ऑफ रोड अवतार, यानी कि ऑफ रोडिंग करते हुए आपको गाड़ी दिखाई जा रही है। आप कहेंगे अर्चित भाई अभी तो फीचर समझा रहे थे, मतलब अभी से गाड़ी किस तरीके से ऑफ रोड दिखा पा रही है वो आप देख लो। हमने यहाँ पे स्टैटिक शूट किया था, पीटीसी आपको दिया था, लेकिन गाड़ी ना किस प्रकार से ये जो ऑफ रोड सेक्शन है, अभी गाड़ी कहीं से भी क्लेम नहीं करती कि भाई मैं ऑफ रोड करूंगी, ऐसा कुछ है। ये जो ऑफ रोड सेक्शन की जिसकी स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ ना, गाड़ी कितने आसानी से कवर कर रही है। ये देखो व्हील स्पिन तो जरूर होगा, लेकिन जो चौड़े टायर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, गाड़ी बिल्कुल ना भाई बहुत ही अच्छा कंट्रोल दे रही है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ये गाड़ी ऑफ रोड डेस्टिनेशन भी पार कर सकती है बॉस, कहीं पर भी जा सकती है। मतलब पहाड़ों में जाना है, कहीं भी ले जाओ, आसानी से गाड़ी जा रही है, बॉस हो जाए। यस, हल्का सा व्हील स्पिन, लेकिन गाड़ी बहुत आसानी से कवर कर रही है, कोई भी अंडर बॉडी हिट नहीं हो रही है। और बैटरी कार है भाई, मैं चांस नहीं लेता, लेकिन इस चीज़ को ना मैंने 3-4 बार टेस्ट कर लिया है। एमजी ने जो भी मैनेज किया है ना इसकी बैटरी पैक को नीचे, बहुत अच्छे से करा है, कहीं पर भी आपको स्क्रैपिंग नहीं साउंड फील होगी। और इजीली अगर आप चल रहे हो ना भाई सिटी में या फिर गाँव में जा रहे हो, पहाड़ों में चल रहे हो, कोई समस्या नहीं आ रही है। मतलब इतनी ईजिली दोबारा से मैं आ गया हूँ आपके लिए उसी चीज़ को करने के लिए। और एमजी कहीं से भी नहीं कहती है इससे हमारी जो रेंज है बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बहुत ही इजीली इस चीज़ पे कमांड कर पा रही है। कहना ये चाह रहा हूँ कि गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है या फिर ब्रेक इवन एंगल है, सब कुछ इंडिया के हिसाब से सही बैठ रहा है। मतलब ऐसा रास्ता है ना जिसमें नॉर्मली आप स्कॉर्पियो एन या फिर कह सकते हैं कोई भी ऑफ रोड एसयूवी को कवर अप करेंगे, और यहाँ पर आप इसका जो पूरा एक हाइट है ना उसको गेज कर सकते हैं। बहुत सही है, देखिए थोड़े आपको डॉगी भी दिखेंगे, लेकिन हम इनको रास्ते से हटने के लिए कहेंगे तो हम ईजिली ज़्यादा व्हील स्पिन करे बिना भी इसमें चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उस साइड का जो व्हील है ना उसको ट्रैक्शन कम मिल रहा है, लेकिन गाड़ी बहुत ही ईजिली कवर कर रही है।
और अब हम चलते हैं हाईवेज की ओर। और कोई समस्या नहीं आई बॉस, इसमें पास है बिल्कुल गाड़ी, कहीं से भी व्हील स्क्रैप और कहीं से भी बॉडी ने स्क्रैपिंग और वैसी चीज़ नहीं करी है। जो आप साउंड सुन रहे हैं ना कि टायर्स की कुछ आ रही है, वो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो जो ABS है बॉस वो यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा होगा। बाकी उसके अलावा आप देखिए रोड उतना ऊपर है, यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो हल्के से जो पत्थर रहते हैं ना ढीले वाले, वो भी अंडर बॉडी में आवाज़ करेंगे। उससे जो कैबिन का NVH है वो आपको गेज होगा कि गाड़ी क्या कुछ आपको दिखा रही है। मतलब इसमें ना इतना ज़्यादा टॉर्क है कि अगर आप नॉर्मल रोड, अच्छी रोड में भी अगर आप इसका फुल एक्सीलरेटर दे दोगे ना बॉस, इसका व्हील स्पिन आपको सुनाई देगा। तो 200 Nm का टॉर्क कम नहीं होता है, EV गाड़ी के लिए बहुत होता है, क्योंकि ये गाड़ी ना लगभग 10-15 RPM से अपना फुल टॉर्क अप्लाई करने लग जाती है और थ्योरेटिकली तो 0 RPM से देती है। तो वो अपने में बहुत सही चीज़ है। अब ये जो ढीले ढीले पत्थर आपको लग रहे हैं ना, वो अंदर चैसी में हिट कर रहे होंगे, तो वो टायर्स के साथ उछल रहे तो आपको साउंड आ रही होगी। अब काफ़ी लोग पूछते हैं भाई इसका NVH कैसा है, 90 km/h की स्पीड में गाड़ी कैसी फील होती है। आपको 18 इंच का टायर दिया है तो हल्का सा जो रबर है ना वो साउंड तो आपको सुनाएगा। उसके अलावा ज़्यादा अनवांटेड ऐसी कोई साउंड, ऐसी कोई बजिंग नहीं आएगी, क्योंकि EV गाड़ी है, बिल्कुल शांति से चलती है और कॉर्नरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल आसानी से चलेगी। अब देखिए हमने वहाँ पर धूम धड़ाका करा तो हमारा जो बैटरी परसेंटेज है वो भी हीट हुआ है और जो रेंज है ना वो भी गिरी है। देखिए 38% यहाँ पर बैटरी पहुँच गई है और 162 किलोमीटर की रेंज ये क्लेम कर रही है। तो आइडिया लगा लो यार, अगर ये मतलब इसको ना आप वैसे आइडिया लगाओ, इसको सीधे 30 पहुँचने देते हैं, फिर देखते हैं कि कहानी कहाँ तक आ रही है। उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, सीधे 3.3 भी नहीं करेंगे, फिर देखो क्या रेंज आती है। और मैंने इसको हाईवे में भी चला लिया है। टॉप स्पीड इस गाड़ी की अभी भी वही सिमिलर है, 156 km/h, और थोड़े समय के लिए 157 km/h की भी टॉप स्पीड इस गाड़ी ने मुझे दिखाई है, जो कि मैं कहूँगा इस साइज़ और इस तरीके ना शेप की गाड़ी के हिसाब से सही है और लीगल भी नहीं है इंडिया में ऐसा कुछ दिखाना, तो मैंने वो कट कर दिया आपके लिए। लेकिन सेम है 157 km/h की टॉप स्पीड इस गाड़ी के लिए। उसके अलावा मेरा अगर आप पूरा हेडरूम, शोल्डर रूम, वो सारी कलाकारी देखोगे जो शुरुआत में आपने देख ली, वो सब दिखेगी। अब कार के अंदर बैठ के ना इतना बढ़िया लग रहा है, AC चल रहा है, थोड़ा सा फैन की साउंड भी आपको आ रही होगी, 360 डिग्री कैमरा आपको सारा नेविगेशन दिखा रहा है। उसके अलावा ये अरावली के पहाड़ आप देखेंगे। बाकी यहाँ पर मेरे हाथ में जो गाड़ी है वो 18,10,000 रुपये एक शोरूम के साथ कॉस्ट करती है। और उत्तराखंड में तो भाई टैक्स इनका बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। महाराष्ट्र में आपको टोल फ्री हो गया है EV गाड़ियों में। तो वो सारी चीज़ें ना जो गवर्नमेंट भी कर रही है वो भी काफ़ी सही लगेगा आपको। बाकी गाड़ी का जो अपना डायरेक्शन फ्रंट है, किस तरीके से गाड़ी चलती है, कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, वो आप मेरे स्टीयरिंग इनपुट और उन सब चीज़ों से भी देख पाएंगे। अब जो भी ADAS के फंक्शन आए हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगी। रोड देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाकी गाड़ी तो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन मुझे तो आपको MG EV Pro का सब कुछ धुआंधार दिखाना है, तो मुझे थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। लोग भी कहेंगे नई गाड़ी को ऐसे कौन चलाता है, लेकिन भाई टेस्ट है तो आपको शो करना ही पड़ेगा। हाँ एक चीज़ है कि 360 डिग्री कैमरा है आपको। यहाँ पर जो ड्राइवर क्लस्टर है उसमें एक अगर फीड मिल जाती ना, कुछ कंपनियाँ देती है यहाँ पर, अगर वो फीड आ जाता है राइट इंडिकेटर के लिए, लेफ्ट इंडिकेटर के लिए, तो मज़ा सा आ जाता। उसके अलावा ये सारी जो ऑफ रोडिंग है वो कभी और कर लेंगे, लेकिन हमें अभी इस गाड़ी के रेंज को आपके सामने पेश करना है। जब इस गाड़ी को हमने मॉर्निंग में रिसीव किया था 89% बैटरी हमें मिली थी, उसके बाद मैंने इसको 37 पे ला दिया है, तो लगभग 50% बैटरी मैंने इसकी गायब कर दी है। जो मैं कह भी रहा हूँ कि इसको मैंने 200 से लेकर 220 किलोमीटर चला दिया है। 37% बैटरी में भी ये गाड़ी 156 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये कहाँ तक चलने वाली है। और यही बैटरी परसेंटेज ना अगर आप नॉर्मल विंडसर EV की ओर देखेंगे तो वो इतनी रेंज नहीं दे पाती है, वो 60-70 किलोमीटर ही दे पाती है इतने में रेंज। तो रियल लाइफ में ना ये अच्छी वैल्यू आपको दे देगी। बाकी गाड़ी को चलाना बिल्कुल आसान है। हाल फिलहाल में आजकल हम कैरेंस क्लाविस ही चला रहे हैं, उसमें थोड़ा ऐसा है कि DCT के साथ जाओगे तो आपको इंजन की जो रोरिंग है भाई वो अच्छे से सुनाई देती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के साथ ले रहे हो तो कोई इंजन का ऐसा कोई अननेसेसरी धुआं धड़ाका नहीं है, लेकिन पूरा जो टॉर्क वाली बातचीत है ना वो पूरी मिल जाएगी आपको, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है। टॉर्क आपको एज इट इज, बल्कि कैरेंस क्लाविस से भी। ये व्हील स्पिन सुन रहे हो आप? इंटरसिटी ट्रैवल, हाईवे ट्रैवल, ऑफ रोड ट्रैवल, ये गाड़ी हर जगह पास हो रही है। MG की इंटरनेशनल कार है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई इंडियन चुनो और ऐसी गाड़ी लाओ जो इंडियन कंपनियां बना रही है, लेकिन आजकल ऐसी कोई गाड़ी है ही नहीं। हुंडई को देख लो, मारुति को देख लो, BYD की बैटरी यूज़ कर रही है। अब बिना बैटरी के लिए क्या गाड़ी आप कहेंगे, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो MG का सारा गेम है ना वो सेट है। ये गाड़ी प्रैक्टिकल हो रही है इंडिया के हिसाब से। मैं सुबह से इसे मतलब 200 किलोमीटर चलाए ही जा रहा हूँ। वीडियो शुरू ही नहीं करी मैंने रिकॉर्ड करना, मैंने कहा कि अब करूँगा, लेकिन चलाए ही जा रहा हूँ। 200 किलोमीटर हो गए, लेकिन मैंने कहा भाई दिन चले गया, अब थोड़ी बातचीत हो ही जाए।
उसके अलावा जो अडास आया हुआ है तो कैसे काम करता है ना, इसको लॉन्ग प्रेस रखना है आपको, आगे वाली गाड़ी से कैसी बातचीत होगी ये देखो, लेन को फॉलो करेगा, देखो हल्का सा कर्वेचर आ रहा है ना, अरे 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 क्या बात, देखते हैं उस गाड़ी से रुकता है नहीं रुकता है। मैंने ब्रेक में पैर नहीं दिया हुआ है, गाड़ी खुद रुक गई। सिर्फ लेन वॉच कैमरा मिलता है, रडार की तो बातचीत नहीं है अभी, वो अगले, ये खुद रुकी है, ये रुक चुकी है। ट्रैफिक जैम असिस्ट हमने सबसे पहले जो हेक्टर के अंदर सुना था वो इसके साथ भी है। ये ऐसी गाड़ी बन गई है ना जिसकी अगर मैं तारीफ़ करूँगा आप कहोगे भाई बिक गया है आदमी। ये ऐसी गाड़ी है कि आपको इसको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और जो मतलब ये इनोवा और जो नॉर्मल आज तक बड़ी बड़ी प्रीमियम कार्स में आपको फील आता था वो चीज़ बनाने की कोशिश करिए। आपको आगे बढ़ना है तो एक्सीलेटर देना है और ये गाड़ी फॉलो अप ले लेगी। और जो मैंने इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को 90 तक यहाँ पे सेट कर दिया है, यानी कि आगे वाली गाड़ी को फॉलो करेगी लेकिन केवल 90 किलोमीटर पर आवर तक करेगी, उससे ऊपर ये उसको जाने देगी। देखिए ग्रीन लाइट है तो चलते रहो। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए आपको एक यहाँ पर भी मिल जाता है, जिसको अगर आप नीचे की ओर प्रेस करते हैं याले टॉगल को तो ये ACC ऑन दिखेगा, कितनी डिस्टेंस बना के चलनी है वो फंक्शन भी रखा हुआ है। अंदर का एम्बियंस कुछ इस प्रकार से मॉडर्न सा लगेगा यार, कप होल्डर के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्पेस दिख रही है, स्टीयरिंग और वो सारी चीज़ें ना सही सा कैलिब्रेट किया गया है। देखो साइड में अपना ट्रक था तो इसने लेन को विदाउट इंडिकेटर चेंज करने पे अपोज करा, जो कि नॉर्मल सी बात है अडास वाली गाड़ियों के लिए। सामने गाड़ी है, हम उसके ज़्यादा पास आ रहे हैं तो इसने मुझे कहा कि भाई रुक जाओ। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा ही ऐसा चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो अडास वाला फंक्शन है उसको ऑफ कर सकते हैं, फिर ये आपको तंग नहीं करेगा। सिंगल प्रेस में बंद हो जाता है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ये बंद हो जाता है। बहुत एडवांस सी गाड़ी बनी है। सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीट थोड़ी सी ज़्यादा कुशनी है, तो मैं कहूँगा कि अगर ये थोड़ी सी और ज़्यादा मैं कहूँगा हार्डर साइड में रहती तो और कंफर्ट दे पाती, थोड़ा सा लोअर बैक में और बेहतर कंफर्ट रहता, वो सही था। बाकी उसके अलावा बात करेंगे शहरों में चलाने की। शहरों में चलाना कितना आसान है गाड़ी को, क्या मैनरेबिलिटी है इसकी, आसान है यार, मतलब कोई समस्या नहीं है। बड़ी सी गाड़ी ज़रूर है, पीछे देखोगे 4.5 मीटर की पूरी गाड़ी लेके घूम रहे हो, लेकिन आगे की ओर देखोगे तो कलाकारी सिंपल सी है। और यहाँ पर देखो बाइक वाला चल रहा है तो इसने उसका कुछ एनिमेशन बना के दे दिया कि भाई उसको मत मारना, आराम से चलो। गाड़ी चल रही है तो उसको डिटेक्ट करके दिखा रही है, क्योंकि लेन वॉच कैमरा है ना वो पूरा एल्गोरिथम रन कर रहा है और उसका जो भी इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू आपको दिख पा रहा है कि मामला क्या चल रहा है आपके सामने। उसके अलावा ये पूरा एम्बियंस आता है। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, दिन भर से लगभग 200-250 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी भाई लगभग 50-60 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है आपको, BYD की सी लायन है। थोड़ा सा महंगा सौदा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो भी। जो चाइनीज़ डोमेन है ना वो EV में बहुत पहले से डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो आज इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इंडिया को भी ये सब चीज़ें ना 10-15 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। जैसे टाटा ने भी बहुत अच्छा स्टेप रखा कि बहुत पहले से शुरू करते हुए आ रहे हैं। मारुति थोड़ा सा पीछे इन मामले में, उन सबको ना बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, तो आज बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने लग जाती। वैगनार इलेक्ट्रिक आराम से चल रही होती, वो सारी चीज़ें, अर्टिगा भी इलेक्ट्रिक आ गई होती। अब MG ने मेहनत करी है तो भाई वो प्रॉफिट तो ज़रूर लेंगे। देखिए हाईवे में थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे आपको दिखेंगे। गुड़गांव ना अपने में डेवलपमेंट लिया हुआ बहुत है, बहुत बड़ी सी रोड है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है और वेंसर EV प्रो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे जस्ट पहले हमने इसको मुंबई एक्सप्रेसवे में चलाया है, यहाँ पर चली रही है आपके सामने। मतलब उत्तराखंड ही नहीं ले जा पाया हूँ इस गाड़ी को बस में, और सब जगह गाड़ी बढ़िया से परफॉर्म कर पाई है। ऑफ रोड भी आपको करके मैंने दिखा दिया है। हॉर्न सुनोगे तो हॉर्न भी दमदार सा है, मतलब ठीक है। कंफर्ट की बात करोगे ना ज़रा, तो कंफर्ट में क्या कहानी है। सस्पेंशन तो बहुत इसके स्टिफ है, जो हर कोई कहता है, कस्टमर की बात अगर आप सुनते हैं तो वो रियल है कि थोड़े से सस्पेंशन हार्डर साइड में है। सिंगल बंदा थोड़ा सा उछल कूद ज़्यादा फील करता है। फुली लोडेड है गाड़ी, पीछे भी लगेज है और 4 लोग बैठे हैं गाड़ी में, तो बिल्कुल दब के चलती है और अच्छी सी परफॉर्मेंस भी दिखती है। यहाँ पर क्या है कि सस्पेंशन को हार्ड रखा है, लेकिन जो सॉफ्ट सीट है ना वो कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आता है कि सीटें भी अगर थोड़ी सी स्पोर्टी रहती ना, जैसे हेक्टर के अंदर आती है, थोड़ी सी कुशन तो उसमें भी अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड कुशन है जिससे सपोर्ट अच्छा मिलता है लोअर बैक और हिप्स को, तो वो चीज़ की जा सकती थी। यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा लाउंज लाइक फीलिंग देने की कोशिश करी है। उसके अलावा ये हेडरेस्ट देखोगे वो सब चीज़ भी ठीक लग जाएगी आपको। उसके अलावा रोड्स में चल रहे तो आसानी से चलेगी। अब आप चाहते हैं कि भाई ये बीच वाले लेन में चलते हैं और सिंगल प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो लेन मार्किंग्स है उसको फॉलो कर देगी ये गाड़ी, देख रहे
लेन प्रिवेंशन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, देखते हैं किस तरीके से स्टीयरिंग क्या काम कर रहा है। अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक मामला है तो भाई पूरा तो इसमें रिलाय नहीं हो सकते, स्टीयरिंग से आपको हाथ नहीं हटाना है कभी भी। ओवर स्पीड वार्निंग, क्योंकि जो भी सारी आपकी स्पीड मार्किंग्स है वो सब चीज़ें ये रीड करता है। देखिए जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जैसे ही हमने उसका ओपन रोड दिखाई वो पूरा 120 तक जाने वाला है विदाउट एक्सीलरेटर इनपुट, और ये 130 तक जा सकता है। और स्टीयरिंग अगर यहाँ पर देखेंगे ना, उसका आइकन ब्लू होता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब ये लेन कीप असिस्ट और लेन फॉलो असिस्ट वाला काम आपके लिए कर देगा। तो आप थोड़ा सा इस पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एनिमेशन ब्लू से ग्रे होता है तो ये समझ सकते हैं कि इसने इस लेन को फॉलो नहीं कर रखा है, तो आपको थोड़ा सचेत रहना है। और जहाँ पर किया होगा तो हल्का सा भाई स्टीयरिंग से हाथ नहीं छोड़ो कह रहा है, ठीक है पकड़ा हुआ है हमने। ये अपना जो करेक्शन है स्टीयरिंग में आपको दिखा देगा। ये देखिए आगे गाड़ी है ना, उसको इसने डिटेक्ट कर लिया, उतने दूरी से कर लिया था, ब्रेक अप्लाई कर रही ग्रेजुअली। लेकिन जैसे ही हम लेन छोड़ के इस वाली लेन पे आओगे तो विदाउट एनी एक्सीलरेटर इनपुट दिए हुए ये गाड़ी आगे को चल पड़ेगी। तो ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और अच्छे से काम कर रहा है, कोई शिकायत नहीं है इसमें। जो धुकुड़ आप सुन रहे हैं वो सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड में है तो वो आपको साउंड सुनाएगा, लेकिन प्लस भी है, ज़्यादा ऐसी पिचिंग और वो चीज़ नहीं फील कराता है। 120 पे चल रहे हो तो बॉडी रोल भी ज़्यादा फील नहीं कराएगा, और ऐसे अगर आप लेन फिल्टर कर रहे हो तो वो भी हो जाता है। अब आपने देखिए लेन विदाउट इंडिकेटर के दी है तो वो आपको लेन जो अपना डिपार्चर वार्निंग है वो एनिमेशन के तौर पे दिखा देता है, इसीलिए लेन जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाती है। देखिए यहाँ पर ग्रे हो गया, अब ब्लू हो गया, तो जिसका अर्थ ये है कि भाई ये फॉलो कर रहा है लेन्स को। लेकिन इंडिया में ना प्रॉपर लेन मार्किंग्स है ही नहीं। तो अगर आपका विचार है कि ऐसी गाड़ी लेने का है जहाँ पर आपको बजट 18 लाख रुपये से लेके 20 लाख रुपये है और आप टैक्स और इन सब चीज़ों में ना खर्चा नहीं करना चाहते हो पेट्रोल और डीजल लेके, तो भाई ये एक अच्छा सौदा मैं कहूँगा। और कहीं ना कहीं आज की एक मांग सी हो गई है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, प्राइस आप पे कर रहे हैं और उसके लिए जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये सेगमेंट ना 20 लाख रुपए में ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर देता है आपको। कुछ लोग DCT दे रहे हैं आपको, कुछ आपको डीजल के ऑप्शंस दे रहे हैं। हैरियर की ओर देखेंगे तो वो आपको देने लग जाती है मिड मॉडल अपने डीजल में ऐसे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये रनिंग कॉस्ट भी आपको कम देती है। 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल रही है, जो कि लगभग यहाँ पर 55 से लेके 60 यूनिट आपकी किलोवाट आवर की कंज्यूम करेगी। मैक्सिमम अगर आप पकड़ लोगे तो 60 किलोवाट आवर आप मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, नहीं तो 55 किलोवाट आवर की आपकी पूरा एक कंजम्पशन जाने वाला है। 55 यूनिट बिजली की लगेगी। कई जगह बिजली की यूनिट 5 रुपये भी है, कई जगह 7 रुपये भी है, कई जगह 10 रुपये भी है, और जो लोगों ने सोलर सिस्टम रखा है वो फ्री भी चल रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम एवरेज रख लेते हो 10 रुपये के आसपास, तो 55 यूनिट के लिए आपको 550 रुपये की बिजली लगने वाली है, जिसमें ये गाड़ी मोटा मोटा 4 से किलोमीटर तो चली जाने वाली है। तो ये गाड़ी का खर्चा ना 1 किलोमीटर का 1 रुपये 1.5 रुपये ऐसा खर्चा है। सर्विस कराते हो कोई इंजन ऑयल नहीं आपको चेंज कराना है, कोई ऑयल फिल्टर, कोई ऐसा एयर क्लीनर, ऐसा कुछ भी नहीं कराना है। आपको जो AC फिल्टर है, कैबिन फिल्टर, उसको रिप्लेस कराना है। जो ब्रेक डिस्क है उसको अपना मेंटेन रखना है। जो ब्रेक पैड्स है, जो ब्रेक ऑयल है, और जो भी अपना कूलिंग सिस्टम है बैटरी और मोटर के लिए, उसको चेकअप में रखना है। उसके अलावा कोई ऐसा अननेसेसरी और ना कोई जल्दी आने वाला खर्चा नहीं है। थोड़ा ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा दूर भी रहते हो ना, कि आप नहीं आ सकते हो बार बार सर्विस कराने, आपका जो डाउन टाइम है वो कम से कम है, तो ये सही सौदा बैठता है उसके लिए। थोड़ा सा ये है कि चार्जिंग में टाइम थोड़ा जा सकता है। फास्ट चार्जर मिल गया तो ज़रूरी बात है कि 60 किलोवाट आवर वाला चार्जर इसको 1 से लेकर 1.5 घंटे में चार्ज कर देगा। लेकिन वो लोग भाई अभी बहुत महंगा पड़ रहा है, वो लगभग यहाँ पर 25 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्टिंग आपको दे रहे हैं, और 1000 से लेकर 1200 रुपये लेंगे वो लोग चार्ज करने में। फिर भी ये गाड़ी 2.5 रुपये पर किलोमीटर में चलेगी फास्ट चार्जर में अगर आप चलाते हो। और वैसे बैटरी हेल्थ की अगर नॉर्मल बात भी करें तो फास्ट चार्जर में कंटिन्यूस नहीं इसको गाड़ी को मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि रोज़ फास्ट चार्जर में ही नहीं चार्ज करना चाहिए। उससे जो बैटरी की सेल हेल्थ है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, ज़्यादा एम्पियर उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो उससे क्या रहता है, थोड़ा सा इंटरनल डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है केमिकली। थोड़ा सा ऐसा है कि आपको साइकिल बनानी चाहिए। एक बार फास्ट चार्ज कर लिया, कभी इमरजेंसी है, और घर में फिर नॉर्मल चार्ज करी। जो 7.4 किलोवाट आवर का जो AC 3 फेस फास्ट चार्जर है वो भी ठीक है, वो भी 9-10 घंटे में गाड़ी को चार्ज कर रहा है। यानी कि सुबह लगाओ और शाम को आपको लगभग मिल ही जाएगा 12 घंटे के आसपास, 400 किलोमीटर के आसपास का पूरा बैकअप। तो वो भी सही सी बातचीत है। उसके अलावा जो 3.3 वाला है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, वो लगभग यहाँ पर 1 दिन के आसपास का ले लेगा। तो 1 दिन छोड़ के गाड़ी आप चलाओगे, और कभी लाइट चलेगी तो उस दिन फिर छुट्टी आपकी। बाकी गाड़ी चलने में सही है यार, कितना इसको समझाया जाए। इस गाड़ी के साथ ऐसा है ना, खुद ही एक तरीके से आप जब ट्रैवल करोगे वो समझोगे।
क्योंकि ज़्यादा ऐसा ईवी के साथ नहीं रहता है कि ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, इसमें ये परफॉर्मेंस है, इसके ऐसा कुछ लो एंड टॉर्क है, इसमें सभी कुछ मिल जाता है, तो फिर बोलने को कुछ रहता ही नहीं है। टॉर्क भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ब्रेकिंग भी ऐसी है कि मैं लगा दूँ तो पीछे वाले घुस जाए हमारी गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अडास है तो वही सारे मॉडर्न फीचर वो सब चीज़ें मिल ही जाते हैं। उसके अलावा ख़राब रास्तों में आप चल रहे हो तो बॉस ये धूम धड़ाके के साथ आप कवर अप कर जाते हो, कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग ना इसको नेगेटिव भी ले जा रहे हैं कि सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ साउंड आपको फील होगी कि गाड़ी ने ये बात यहाँ से कवर करा है और बिल्कुल ऐसा फिल्टर इन नहीं हो जाएगा। लोड में होगी गाड़ी तो वो भी साउंड आपको नहीं सुनाई देगा, थोड़ा सा जंप लेती है क्योंकि बैटरी पैक और उन सब चीज़ों में ना ये चीज़ रहता है। भले आप सीएनजी गाड़ी की बात करो या फिर ईवी गाड़ी की, थोड़ा सा अगर पीछे एक बैटरी और सीएनजी टैंक वाली जिसमें आ जाती है बातचीत, हल्का सा लेडन उसका वेट बढ़ने से आपको सस्पेंशन का बिहेवियर अलग सा दिखता है। ये देखिए 120-100 किलोमीटर पर आवर आराम से गाड़ी क्रूज करती है। मैक्सिमम रेंज ये गाड़ी आपको 60 से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर के बीच में देने वाली है, लेकिन वहाँ पर चलाने में ना ये चौड़े चौड़े एक्सप्रेस वे में बिल्कुल अनसेफ है और बोरिंग सा भी हो जाता है। तो जो बेस्ट स्पीड रेंज मैं देख पाया वो 80 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की है और मैक्सिमम 120 तक है। फिर उससे ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है क्योंकि एयर का ड्रैग है, वो सब चीज़ें ना वो बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा रोक के दिखाऊं कि यहाँ पर जो आप आइकन देख रहे हैं ना 360 से पहले वाला, ये है इसका पावर टेलगेट को ओपन करने का। अगर आप इसको गलती से खोल देते हो और गाड़ी बाजार में है और पीछे अगर बूट में कोई सामान भी है, आपका पर्स भी है, तो पूरा टेलगेट खुल जाएगा भाई, आप घबरा से जाओगे, अब कोई उठाता है आपका सामान। तो एक चीज़ है, तो इसको नहीं खोलना है। चालू गाड़ी में तो ये चीज़ नहीं ओपन होगी, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी है, ये आपने ओपन कर दिया तो गाड़ी कहेगी भाई ये तो आदेश मिला है मुझे टेलगेट खोलना है, और ये अपना टेलगेट खोल के जहाँ भी खड़ी है खुलने वाली है। तो वो थोड़ा सा कभी कोई सामान निकाल सकता है, तो वो आपको ध्यान भी रखना है। और वो चीज़ है थोड़ा सा पावर टेलगेट के साथ ना थोड़ा समझदारी चाहिए, और कोई अनाड़ी ड्राइवर अगर इसको चला रहा है तो वो थोड़ा सा अपना भी नुकसान कर लेगा, आपका भी कर लेगा। बाकी ये आप देखिए जो सारा गुड़गांव दिल्ली क्या बढ़िया पेंटिंग करी है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो यह है आपके सामने MG विंडसर EV प्रो थोड़ा सा इसीलिए कि गाड़ी हल्का सा एक लॉन्ग रेंज अवतार आपको दे रही है। पावर तो वही है 136 हॉर्स पावर, 200 Nm का टॉर्क, लेकिन चलने में गाड़ी का बिहेवियर में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं आया। 250 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ, 27 के आसपास आ गए भाई हम, 30 तो आई नहीं 30 तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, शायद आपने दिया होगा। तो 27% यहाँ पर बैटरी हमारी कंज्यूम हो गई है और अभी भी 113 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। तो 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 30 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, 10% और कम कर देंगे, क्योंकि जो अपना स्पीडोमीटर है ना भाई, उसका भी थोड़ा एरर रहता है, वो एग्जैक्टली स्पीड और डिस्टेंस नहीं बता पाता है, थोड़ा सा कम बताता है सेफ्टी रीज़न की वजह से। तो 26 होगी देखिए तो 26 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 किलोमीटर दिखा रही है 26% बैटरी में, और उसके बाद भी ये चलती 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये 330 के आसपास की रेंज तो मिनिमम कंडीशन में दिखा रही है। आप कहेंगे हमने तो 449 के पैसे दिए, कम क्यों दे रही है? लेकिन फिर भी एक तरीके से एग्जैक्टिव भी जाते हो ना, 25 हो जाएगा थोड़ी देर में, 110 हो जाता है, और उसको आप सीधे ले जाओ 100 को अगर आप देखिए 4 बार करेंगे 400, 10 को 4 बार करेंगे 440, और कंपनी क्लेम करेगी 449। तो ये गाड़ी रियल लाइफ में भी 420 से लेके 427 किलोमीटर तक रेंज दे रही है, जब तक अगर आप इसे शांति से चलाओगे। जैसे ही खींचना और ऑफ रोड करना आपने शुरू करा, या फिर थोड़ा सा अपहिल आपको मिलना शुरू हुआ, तो गाड़ी की रेंज ज़रूर 300 से नीचे आ जाएगी, लेकिन 350 से नीचे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 के आसपास, 380 और ऐसी रेंज मिलेगी। मैं तो यही एक्सपीरियंस कर पाया। आप जरा कैलकुलेट करो, क्योंकि आप तो भाई घर में बैठे आराम से कैलकुलेटर निकालो और एक तरीके से ना करो इसका कैलकुलेशन। और चलने में गाड़ी बहुत शानदार है, काफ़ी लोगों ने इस गाड़ी की डिलीवरी भी ले ली है, फीचर फंक्शन हर कोई खुश है। थोड़ा सा चाहते हैं कि कैमरे की जो क्वालिटी है उसको और बेहतर किया जा सके, हल्का सा जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो और बेहतर हो, जो MG का इसमें आपको जो भी वॉइस कमांड मिलती है वो हल्का सा ऐसा मिल जाए कि जो मैप्स है ना उनके एड्रेस को डाल के वो पिकअप कर ले कि भाई यहाँ का सीधे एड्रेस लगाओ, वो और ज़्यादा यूज़फुल होगा। सनरूफ खोल दो, विंडो खोल दो, वो तो है ही। थोड़ा सा नेविगेशन के साथ भी इनलिंक किया जाए, और सनशेड और उसमें भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। थोड़ा सा सनरूफ ओपन वाला भी फंक्शन मिल जाए, थोड़ी छोटी सनरूफ के साथ, वो भी सही सा फंक्शन है। बाकी कुल मिला के गाड़ी सही है, मैं खुश हूँ, और आपको मैं मिलता हूँ अब MG विंडसर EV प्रो के साथ कुछ और धमाके करते हुए। गाड़ी सही है, प्राइसिंग भी MG ने ठीक रखी है। हल्का सा ये है कि जिनने पहले ले ली उन्हें 60,000 का मुनाफा हो गया, और बाद में अगर वो इसको सेल भी करते हैं तो उन्हें फ़ायदा ही होने वाला है। और हाँ, एक और चीज़ कि जो वारंटी वाला पार्ट है ना वो भी
अनलिमिटेड आपको मिलेगी बैटरी में, और 10 साल का भी क्लॉ है इसमें, वो मैंने वीडियो में आपको जो इसकी लॉन्च वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। उसके अलावा आप कमेंट करो क्या इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है, क्या सब चीज़ आ रही है, वो आपको मैं कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि आपके स्टेट और उसका जो टैक्स है ना वो अलग अलग हो सकता है। उत्तराखंड और दिल्ली महाराष्ट्र में तो मज़े मज़े है लोगों के, वहाँ सब मतलब ईवी और हाइब्रिड वाली ही थोड़ी सी ना बातचीत ज़्यादा चल रही है। आप दोस्तों जिस टनल के अंदर हम आए हैं ये ट्रायल बेसिस में ओपन हुई है तो देख लेते हैं क्या चीज़ होती है ट्रायल बेसिस में ओपन हुई टनल्स के साथ। तो ट्रैफिक थोड़ा कम सा मिलेगा आपको, सस्पेंशन कुछ ऐसे हैं, स्पीड लिमिट मेंशन नहीं करी, लेकिन फिर भी 50-60 के आसपास की स्पीड लिमिट इसमें रहने वाली है, रुकना नहीं है आपको। और मतलब ऐसा है कि प्रॉपर डाइवर्जन नहीं करा है, और आपकी मर्जी है, जा सकते हो आप। MG विंडसर EV Pro शायद पहली होगी जो यहाँ आ पा रही है, और इस तरीके से लोग आराम आराम से जा रहे हैं। तो आप जरा कमेंट करके बताओ विंडसर EV Pro आपको कैसी लगी। अगर आप सीरियसली ही इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, वो सारी बातचीत आप डिटेल में समझाओ मुझे। और फाइनली दोस्तों 300 किलोमीटर की लंबी ड्राइव के बाद ना यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ विंडसर EV Pro की जो आपको रेंज मिलेगी, किस प्रकार की रेंज मिलेगी ना वो आपके सामने है। देखिए 25% हमारी बैटरी बची है भाई अभी भी, मतलब 280 से लेके 300 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है, काफ़ी देर खड़ी भी रही, ऑफ रोड भी करी, हाई स्पीड 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसने अचीव करी, और अभी भी 104 किलोमीटर की रेंज है। जो नॉर्मली पुरानी वाली विंडसर EV Pro के साथ 50% में होता था, यहाँ पर आपको अब 25% के अंदर भी वो चीज़ दिख रही है। तो ये ना भाई बहुत ही सही डील है कि 25% बैटरी में भी 104 किलोमीटर चल सकती है। तो अगर आप 100% में इसको सीधे ले जाते हो तो ये कितनी चल जाएगी, 400 तो प्लस ही हो रही है। तो मैं 400 के आसपास की रेंज निकाल पाया, जो कि भाई अपने में बहुत सही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आवर्स भी हो रहे हैं, तो भाई सबकी छुट्टी हो रही है और रोड में ना ट्रैफिक भी दबा के मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ये जो रेंज है ना ये और बढ़ जाए, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करेगी। उससे क्या है, जो गाड़ी रुक रही है ब्रेक्स तुरंत अप्लाई नहीं करती है, थोड़ी देर में अप्लाई करती है, तब तक जो इसकी मोटर है वो जनरेटर का काम करने लग जाती है पोलैरिटी चेंज करके, और बैटरी को दोबारा चार्ज करेगी। तो बैटरी चार्ज होगी तो गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है तो भाई वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जिससे जो आपको रेंज है अच्छी मिलेगी। ब्रेक्स के पैड्स का वेयर एंड टेयर कम से कम होगा, तो वो फ़ायदा हो जाता है। तो अभी भी देखो ना 24% बैटरी में 100 के आसपास की रेंज दिखा रही है। तो यार 400 किलोमीटर की रेंज भी दे रही है ना, मैं कहूँगा बहुत सही है। हल्द्वानी, दिल्ली, नैनीताल, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ऐसे वाले जो कॉम्यूट रहते हैं ना रोज़ लोगों के, वो हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। और फास्ट चार्जिंग आ गई तो लॉन्ग वाले भी आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और दोस्तों फाइनली 100 से नीचे ला गए हम रेंज को ट्रैफिक हमें मिला। यहाँ पर 99 किलोमीटर की रेंज अभी बची हुई है, और आप देखेंगे 24% आपको बैटरी दिखेगी, और 23 हो गई है, 98 किलोमीटर रेंज होगी। जैसी गाड़ी खड़ी होगी ना, AC कंज्यूम कर रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन चालू हो जाती है इसकी। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आज का जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी सही रहा। गाड़ी मतलब 18 से लेकर 20 लाख रुपए के रेंज में है, 400 के आसपास की रेंज दे रही है, तो मैं कहूँगा बहुत सही डील है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या इसके अलावा और अच्छा कुछ ऑप्शन आपको मार्केट में दिख रहा है, टाटा की कर्व समझ आ रही है क्या इसके अलावा। लेकिन ये जो स्पेस और वो सारी प्रैक्टिकलिटी, फीचर, फंक्शन और जो अच्छी रेंज है ना, वो शायद वहाँ उतनी नहीं मिलती है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी आपको दिखती है। और हैरियर EV भी आ रही है, उसको भी एक्सपीरियंस करना है, वो थोड़ा सा जो ऑफ रोड लवर्स है और लॉन्ग रेंज चाहते हैं उनके लिए वो भी अच्छी डील है, उसको चेक करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। सिर्फ जो थोड़ी मोटी चीज़ें कि ये एक पावर टेलगेट नया सा आया है, जो इंटीरियर में कलर थीम है वो चेंज हुई है, उसके साथ ही अलॉय का डिज़ाइन बदला हुआ है, रेंज बदली है, प्राइस बढ़ी है, वो सब चीज़ें इसको अलग बना रही है विंडसर EV के मुकाबले। तो वीडियो को लाइक करना, और कमी पेशी में सस्पेंशन थोड़े हार्ड लोगों को लगते हैं तो वो है इसके साथ, जो कि ज़रूरी भी है। और ऐसी आपको सीटी मिलती है गुदगुदी सी, मुलायम सी, पीछे बैठा मैं इसमें, और ठीक सा है मामला, लेग रूम भी ठीक ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करो जरूर कर देना मुझे, और क्या लगा, कैसा लगा वीडियो। बहुत सारी आएंगी इसकी, सब कुछ समझ में आऊँगा क्या कुछ है।